नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। भारत और चीन के सीमाओं के बीच हलचल है। तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ खबरें पुष्ट हैं, कुछ अपुष्ट हैं। पिछले वर्ष ही भारत और चीन के बीच एक झड़प हुई थी। उसके बाद लगातार तनातनी बनी हुई है सीमा को लेकर। बस भारतीय तो यही कयास लगा रहे हैं कि चीन का इरादा फिर भारत की सीमा में अंदर आने का है, ताकि कुछ ज़मीन फिर उसके खाते में चली जाए। लेकिन भारत ऐसा नहीं होने दे रहा। भारत की सेनाएं भी तैनात हैं, बिल्कुल मजबूती से जमी हुई हैं। तो हम ज़रा देखें कि अगर भारत चीन में यदि भिड़ंत होती है तो फिर क्या स्थिति होगी, किस सेना को आसानी होगी, किसे दिक्कत होगी, और किस देश के साथ क्या क्या परिस्थितियां होंगी। यद्यपि कि ऐसा तो नहीं तुरंत प्रतीत होता है कि दोनों देश भिड़ेंगे या फिर कोई नया काम ऐसा होगा जिसे कि हम युद्ध का नाम दें। फिर भी परिस्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियाँ उतनी समझ में नहीं आ रही हैं, परंतु जितनी रिपोर्ट्स छन कर आती हैं उतना तो पता चल रहा है कि तनातनी बनी हुई है। तो फिर अगर दोनों देशों में यदि भिड़ंत होती है, अगर कुछ हमले जैसी कोई चीज़ हुई या लड़ाई जैसी कोई चीज़ हुई, तब वैसी स्थिति में क्या होगा। वैसी स्थिति में चीन को क्या क्या दिक्कतें होंगी, क्या क्या बाधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि चीन के लिए भी कोई बड़ा देश है और बड़ी सेना है तो उसके लिए केक वॉक होगा, ऐसा भी नहीं। भारत भी युद्ध का अनुभवी है और लगातार यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस, पीस कीपिंग फोर्सेस में लगा हुआ है। और भारत की सेनाओं को तो लगभग 100 बरस का अनुभव है, ऐसा लगता है। और आज़ादी के बाद भी वो अभ्यास में लगा हुआ है, क्योंकि वो हमले झेलता ही रहा है। कभी सिक्किम की ओर से, कभी कश्मीर की ओर से, कभी पाकिस्तान की तरफ से और कभी चीन की तरफ से। तो भारत ने कई युद्ध झेले हैं। उसके अलावा उसने लगातार आतंकवाद भी झेला है। उसके अलावा भारत की सेनाएं, बाढ़ हो या कोई भी बड़ी विभीषिका हो, तो भारत की सेनाएं सदा ही कार्यरत रही हैं। दुनिया के अनेक देशों में भारत की सेनाएं जा कर के व्यस्त रही हैं, अपना काम करती रही हैं। बहुत सारे देशों के बीच शांति बहाली में भी यूएन की फोर्सेस के रूप में भारतीय सेनाएं लगी रही हैं। तो ये कहना होगा कि भारत की सेनाओं को अच्छा खासा अभ्यास है, जिसको कहते हैं ना खेल में नेट प्रैक्टिस। तो भारत के पास नेट प्रैक्टिस की स्थिति है, जबकि चीन की सेनाओं के पास ऐसा नहीं है। और ऐसा बहुत रिकॉर्ड कभी सुनने में नहीं आया है कि चीन की सेनाएं अभ्यासरत रही हैं या उन्होंने बहादुरी के झंडे गाड़े हैं। यदि 62 में उन्होंने भारत को हराया था तो भारत की सेनाएं नहीं तैयार थी, भारत की सेनाएं सुविधा संपन्न नहीं थी और भारत की एयरफोर्स तब काम में नहीं आई थी। इस बहुत सारी वजहों के कारण भारत की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी और सैनिक वहाँ पर मौके पर मौजूद भी नहीं थे। तो इस कारण भी चीन बाजी मार ले गया था। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद ये संभव नहीं हो पाया है। उसके बाद किसी भी देश ने दखलंदाजी करने की कोशिश की है, भारत ने काफ़ी माकूल उत्तर दिया है, काफ़ी तगड़ा जवाब दिया है। तो फिर उसके बाद हम देखें, मौसम के ही मामले में देखें तो भारत की सेनाएं हर मौसम में लड़ती रही। काफ़ी बहादुरी से वो हर मौसम में, चाहे वो तापक्रम कुछ भी हो, दाब कुछ भी हो, कितनी विषम परिस्थितियाँ हों, भारत की सेनाएं युद्धाभ्यास में रत रही हैं और कभी भी जवाब देने में पीछे नहीं हटती हैं। और ऐसा लगता है कि वे तुरंत ताज़ा तरीन प्रैक्टिस करके आए हैं, जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं है। अभी हाल में ही मौसम के असर का उन पर नज़ारा देखने को मिला। तो फिर इस मामले में भी भारतीय सेनाओं का एक अपर हैंड दिखाई देता है। अभी चीन की सेनाओं की तबीयत, सैनिकों की तबीयत खराब होने की बात आई, तरह तरह की बीमारियों की बात आई, जबकि भारतीय सेनाएं काफ़ी रफ एंड टफ हैं और काफ़ी
प्रैक्टिस से, काफ़ी अभ्यास से वो अपने को निपुण बना चुकी हैं, ऐसा लगता है। इसके अलावा हम देखें कि यहाँ तक पड़ोसी देशों की स्थिति है तो आधे भारत को तो समुद्र ने घेरा हुआ है और बाकी आधे से ज़्यादा हिस्से को तो हिमालय ने घेरा हुआ है। तो भारत की सुरक्षा है। समुद्र के रास्ते से चीन क्या कर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा भारत के एकदम निकट यदि है तो वो हम्बनतोता में श्रीलंका में उनका थोड़ा प्रेजेंस है। वहाँ से अभी इतनी सैन्य तैयारी चीन की नहीं है कि वो भारत पर हमला कर लेगा या फिर हम्बनतोटा से वो कोई प्रभाव डाल लेगा, क्योंकि भारत की सेनाएं भी हर जगह तैयार हैं। समुद्री रास्ता अभी तक भारत के लिए आज के डेट में सुरक्षित ही कहा जाएगा। उसके अलावा जो हिमालयन क्षेत्र पूरा 7 सिस्टर स्टेट से लेकर के वो फैला हुआ है, पीर पंजाल वो फैला हुआ है जो कश्मीर तक, वहाँ तक भी भारत के विरुद्ध हमला करना कोई बहुत आसान नहीं है। तो जबकि चीन के साथ ऐसी बात नहीं है। भारत के साथ पाकिस्तान की लगी सीमा है कि पाकिस्तान भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खुल करके युद्ध में सीधे उतर जाएगा। यद्यपि वो चाहेगा ऐसा करना ज़रूर, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। और पाकिस्तान में बीते दिनों जो आर्थिक कमजोरी और आर्थिक मंदी आई है, जो महंगाई है, और पाकिस्तान अपने ही परेशानियों से, आर्थिक समस्याओं से जो जूझ रहा है और अंदर के विद्रोह से भी जूझ रहा है, तो इतना नहीं है कि पाकिस्तान खुल करके चीन के समर्थन में सीधे आ जाएगा। यद्यपि जब तक एटम बम की धमकी की बात सामने आती है, लेकिन ऐसा आज के तारीख में प्रतीत नहीं होता है। फिर उसके बाद हम जबकि चीन की अवस्था को देखें तो हम चीन के साथ तो पाकिस्तान है, लेकिन टर्की भी है, और पाकिस्तान और टर्की दोनों ही, टर्की काफ़ी दूरी पर अवस्थित है। तो ऐसा लगता नहीं कि टर्की इस तरह से खुल करके चीन के साथ आ जाएगा भारत पर कोई हमला करने के लिए। और टर्की भी स्वयं से भी जूझ रहा है। टर्की कोई बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति नहीं है। टर्की के साथ प्लस पॉइंट कुछ है कि वो कुछ देश उसके शागिर्द हैं। इसके अलावा उसके ड्रोन्स काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी के, भले वो ड्रोन से मदद कर दे किसी आतताई देश को जो भारत पर हमला करना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि टर्की बिल्कुल से पिल पड़ेगा भारत के विरुद्ध सीधे। उसके बाद मंगोलिया, जो जिसे चाइना ने कभी हथियाया था, वो सभी चाइना के अंडर में सभी कराह रहे हैं। अब कोई भी देश, चाइना को उधर मंगोलिया से निपटना है, इधर हांगकांग से निपटना है पूर्व की ओर, ताइवान से निपटना है पूर्व की ओर, और उसका कोई भी साथी देश नहीं, न जापान है, न फिलीपीन है, न वियतनाम है। कोई भी देश खुल करके चीन के साथ आने वाला नहीं है। चीन से बहुत अच्छे संबंध है भी नहीं। उसके अलावा रह गया, उसने नेपाल से अपनी करीबी बढ़ाई थी कम्युनिस्ट सरकार एक बनाने में, जैसा कि चीन का हाथ कहा गया। कम्युनिस्ट तो कुछ समय तक दोस्ती में घनाघनी रही, करीबी रही, लेकिन उसके बाद फिर वही उतने संबंधों में कुछ ठंडापन आता हुआ दिख रहा है। नेपाल की जनता कभी भी चीन के साथ नहीं रही होगी, और अब सरकार भी बहुत खुल करके चीन का साथ नहीं दे सकती। और भारत से विरोध झेलना नेपाल के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और भारत से उसके सांस्कृतिक संबंध ऐसे रहे हैं कि चीन या भारत में से एक को चुनना होगा तो सरकारें भले चीन की ओर हल्का फुल्का झुकाव दे दें, कम्युनिस्ट सरकारें, लेकिन जनता तो भारत के ही करीब रहेगी। इसी तरह से बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने पहले ही इनकार कर दिया है, चीन को नसीहत दे दी है कि हम अपनी नीतियों का निर्धारण हम करेंगे, आप हमें दिशा निर्देश नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में चीन बांग्लादेश से कहे कि आप हमारे युद्ध में साथ दीजिए भारत के विरुद्ध, तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है। यही स्थिति म्यांमार की है। म्यांमार में सैनिक शासन जरूर है, और उसके बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि भारत के विरुद्ध यदि कोई बड़ी कार्रवाई चीन करता है तो म्यांमार खुल कर के साथ आ जाएगा। और म्यांमार कोई इतनी बड़ी महाशक्ति तो है नहीं। हाँ, म्यांमार की ज़मीन का इस्तेमाल करने की चीन
जो सोच सकता है और आज के डेट में उतना आसान नहीं है। उसके अतिरिक्त भारत के निकट रहने वाले देश हैं मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि, थाईलैंड इत्यादि। तो ये भी लगता नहीं है कि ये भी भारत के विरुद्ध कभी खुल करके सामने आ जाएंगे। अभी तो हाल में ही मलेशिया से पाम ऑयल को लेकर के जो भारत का जो टसल चला, फिर भारत ने उसे सबक भी सिखा दिया। तो अभी तो वो भारत से संबंध सुधारना ही उसका मकसद होगा। तो इस तरह से चाइना का कोई ऐसा मित्र देश नहीं है। और जब आप किसी पर युद्ध करते हैं आज के डेट में, तो सिर्फ अपने दमखम और शक्ति से ही नहीं करते हैं, आपको मित्र देशों की भी ज़रूरत है। और इस संबंध में चीन उतना धनी नहीं है, ना ही उससे कोई ऐसी घनी मित्रता है कि कोई उससे इतना प्रभावित होकर के खुल कर के साथ आ जाएगा। इसके अतिरिक्त बड़ी वहाँ शक्तियाँ जो रूस हैं, जो अमेरिका है, अमेरिका तो बिल्कुल भी चीन के साथ नहीं आने वाला। कोविड वायरस को लेकर के सभी से अमेरिका से तनातनी ही है। अमेरिका ने पिछले साल ही इतना भुगता है कोविड वायरस को, इतनी बड़ी उसने क्षति झेली है, वो चीन के साथ तो नहीं आने वाला। और रूस तो कभी भी भारत के विरुद्ध वो कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि भारत से उसके पुराने गहरे ताल्लुकात रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। हाल में भारत से मिल कर के उसने वैक्सीनेशन के भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। भारत के कोलैबोरेशन से उसने वैक्सीन भी बनाई है और अभी भी नए क्षेत्रों में कोलैबोरेशन होने वाला है। दूसरे भारत और भी बहुत सारे देश हैं जो भारत का ही साथ, भारत के ही करीब ज़्यादा हैं, जैसे फ्रांस है, जैसे अभी स्वीडन भी आतंकवाद को झेल रहा है, अभी जापान है। तो ये सब किसी भी सूरत में चाइना के करीब जाते हुए नहीं दिखते हैं। तो बिना मित्रों के चाइना को इतना आसान नहीं होगा युद्ध की स्थिति तक पहुंचना। लाख उसकी नीति युद्ध करने और ज़मीन हथियाने की हो, लेकिन इतना आसान नहीं दिखाई देता आज के डेट में। इसके अलावा हम सीमा को भी देखें, जैसे कि हमने कहा कि भारत की सीमा आधी तो समुद्र से घिरी हुई, वहाँ पर चाइना क्या करेगा? वहाँ पर चाइना का हमला करना या कुछ भी करना किसी भी क्षेत्र में अब उतना, जब तक अभी तो उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कार्यक्रम हो जरूर रहा है, लेकिन अभी दूर है। और भारत ने भी उसके प्रत्युत्तर की तैयारी कर ली है। भारत भी पीछे नहीं है तैयारी करने में। और बाकी जो बचा तो वो हिमालय है। तो भारत की तो ऐसे तीन चौथाई सीमाएं ऐसे ही सुरक्षित हैं बहुत हद तक। और जबकि चीन के साथ बात ऐसा नहीं है। चीन की सब ओर से सीमा उतनी सुरक्षित नहीं है। अब ताइवान को देखिए, उसने अभी चाइना पर आंख तरेरी है। एक छोटे से देश ने चीन पर आंख तरेरी है। हांगकांग पहले ही नाराज़ बैठा है। उसके अलावा कई देश और उससे नाराज़ बैठे हैं जो कि बिल्कुल चीन से सटे हुए हैं। अगर भारत से पर हमला होता है या भारत के विरुद्ध चीन कोई कार्रवाई करता है, तो क्या ये संभव है कि ये देश भी चीन के विरुद्ध मोर्चा खोल दें? तो चीन के साथ ये बात है। चीन के आर्मी के साथ जैसा कहा जाता है कि कुछ इमोशनल समस्याएं भी हैं। वहाँ पर वन चाइल्ड नॉर्म है, इसका भी प्रेशर सेनाओं पर है। उसके अलावा चीन की सेनाएं बहादुरी के लिए कभी नहीं जानी जाती हैं, जबकि भारत की सेनाओं ने हमेशा बहादुरी के झंडे गाड़े हैं। तो अब चीन की सेनाओं को कई बार चर्चाएं उठी है कि चीन की सेनाओं में यदि कोई सैनिक शहीद होता है तो चीन की सरकार या जनता वैसा नहीं करती है, उसे वैसा सम्मान या उसे वैसा सहारा नहीं मिलता है जैसे भारत में किसी सैनिक को हीरो के रूप में आंका जाता है। जनता उसे हीरो बना देती है और उसके परिवार को समर्थन देती है। तो ये सब बातें चीन में नहीं देखने को आई है, ना ही कोई सरकारी बहुत बड़ी सुविधा देते हुए देखा गया है। तो कई बार चीनी सेनाएं इमोशनल फ्रंट पर भी पिछड़ते देखी गई हैं। इसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट है कि चीन की सीमा बहुत बड़ी है। भारत की सीमा बड़ी है तो 3/4 तो प्राकृतिक रूप से ही बहुत हद तक सुरक्षित है, जबकि चीन की सीमा बहुत बड़ी है और शायद ही उसका कोई हिस्सा प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। वो कुछ पूर्वी हिस्सा जो समुद्र से लगा हुआ है काफ़ी बड़ा, लेकिन उसमें भी कई देश ऐसे हैं जो कि चीन को पसंद नहीं करते।
तो इतनी बड़ी सीमाओं की सुरक्षा करते हुए किसी देश से युद्ध करना, ये बहुत बड़ा काम है। वो कहाँ से इतनी बड़ी सीमा को डिफेंड करेगा? अगर वो भारत से भिड़ जाता है तो उसके उत्तरी छोर पर मंगोलिया है, नॉर्थ मंगोलिया, तो उसके अलावा बहुत से उसके उत्तर में बहुत सारे यूरोपीय देश होंगे जो कि उसे नहीं पसंद करते। तो इतनी बड़ी सीमा पर उसको सेना तैनात रखनी है। हालांकि उसकी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन क्या उस सेना का बहुत बड़ा हिस्सा चीन में आंतरिक शांति या उसके बॉर्डर पर फोर्सेस को लगाने में काम नहीं आएगा? इतनी बड़ी सेना ज़रूर है, लेकिन इस सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उसको अपनी सीमा पर लगाए रखना होगा। अपनी सीमा पर सेनाएं लगी रहेंगी। तो जब उतनी सेनाएं डिफेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगी तो ऑफेंस इतना आसान नहीं रहेगा। ऑफेंस फिर ऑटोमेटिकली कठिन हो जाएगा। तिब्बत तो दक्षिण में देखें, चाइना के दक्षिण में देखें, तिब्बत तो पहले ही विरोध में बैठा हुआ है। तिब्बत तो कब से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। जैसे चीन ने उसे बहुत पहले हथियाया था, तो हथिया लिया था तिब्बत को, तो चीन ने हथिया ज़रूर लिया था और अपना दमन चक्र वहाँ पर चलाया, लेकिन तिब्बत की जनता या तिब्बत की जो भी उस समय की सरकार थी, वो बाहर से वो सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। तिब्बत के बाहर रह कर के वो लगातार आज़ादी के लिए प्रयासरत है। तो ऐसे में देखें तो सारे कंट्री जो चीन के इर्द गिर्द हैं सभी हॉस्टाइल हैं, उसके समर्थन में कोई नहीं है। तो ये चीन के लिए बहुत भारी बात है। इतना आसान नहीं है कि टेक्नोलॉजी से या फिर धन से आप बहुत ज़्यादा, आप जीडीपी से बहुत ज़्यादा उन्नत ज़रूर हैं, लेकिन आपका साथी कोई नहीं है और आपको अपनी ही सीमा में उलझना है। पहले आप अपनी सीमा में उलझते उलझते आपको किसी नए उलझन की तैयारी करनी है। तो चाइना के लिए इतना आसान भी नहीं है। हाँ, और भारत भी किसी भी परिस्थिति को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। ये नहीं सोच सकता है कि चाइना उलझा हुआ है इसलिए हम सुरक्षित हैं, ऐसा भी नहीं है। भारत को अपनी तैयारी सदा ही रखनी होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बातें करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।